स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार चुनाव में 100 सीटों पर तेजस्वी यादव को झटका लगना तय माना जा रहा है। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले चुनाव की तुलना में 5 गुना ज्यादा 100 सीटों पर चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान ने कहा है कि पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ करके बिहार में एक तीसरा विकल्प बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रही है। अख्तर ईमान ने आगे कहा है कि कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती है कि एआईएमआईएम की वजह से धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा हुआ है, क्योंकि पार्टी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद से गठबंधन के लिए संपर्क किया था। हालांकि महागठबंधन ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जब पिछले हफ्ते की शुरुआत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि पार्टी अपना दायरा बढ़ाने के लिए मिथिलांचल में 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अख्तर ईमान ने कहा है कि दोनों प्रमुख गठबंधन सत्तारूढ़ एनडीए और फिर विपक्षी महागठबंधन राज्य में एआईएमआईएम की मौजूदगी का एहसास करने के लिए मजबूर होंगे। अख्तर ईमान ने मीडिया से कहा कि हमारी योजना 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। एनडीए और महागठबंधन दोनों को हमारी मौजूदगी का एहसास करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को राज्य में विस्तार करने का अधिकार है, क्योंकि राजद ने सीमांचल क्षेत्र में गठबंधन के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। वहीं पर अख्तर ईमान ने कहा है कि अब ये सर्वविदित है कि मैंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पत्र लिख करके गठबंधन की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने आगे कहा है कि अब हमें अपनी पैठ बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हाँ, हम तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से भी बातचीत कर रहे हैं। जब कुछ ही दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को हजारों करोड़ का गिफ्ट दिया है। दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी है। जब पीएम मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से उन्होंने 42,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया है। इसमें 24,000 करोड़ रुपए वाली पीएम धान्य कृषि योजना में शामिल है। इसके साथ ही 11,440 करोड़ का दलहन उत्पादकता मिशन भी शुरू किया है। प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना के माध्यम से 100 आकांक्षी जिलों के किसानों की आय में न केवल वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसलों में विविधता लाने और फिर टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं पर लगभग 10 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद थी कि 11 अक्टूबर को अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माना जा रहा है कि किसानों को 2,000 रुपए की किस्त के लिए नवंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। दीपावली तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त मिलना बेहद मुश्किल लग रहा है। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों क्या सीमांचल की सियासत बदल जाएगी? क्योंकि पप्पू यादव, बीमा भारती, संतोष कुशवाहा कल के धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन आज साथ साथ आ गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के शतरंजी विसात पर राजनीतिक दलों के सुरमाओं द्वारा नित नए मोहरे डाले जा रहे हैं। मैदान में उतरने से पहले शाह और मात का खेल बदस्तूर जारी है। इस खेल में सबसे अहम नेताओं का पाला बदलना शामिल है। ऐसे ही एक दिलचस्प खेल शुक्रवार को पटना में देखने को मिला, जब पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने एक नाटकीय घटनाक्रम में आरजेडी का दामन थाम लिया। उनका जिले के सबसे हॉट सीट दमदहा विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इस नई परिस्थिति में अब पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, पूर्व मंत्री बीमा भारती और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव एक ही राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। संतोष कुशवाहा पूर्णिया सीट से एनडीए प्रत्याशी थे, वहीं बीमा भारती आरजेडी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में थी और खुद पप्पू यादव ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी संतोष और फिर बीमा भारती को पराजित किया था। पप्पू यादव खुद को कांग्रेसी मानते रहे हैं और वे हमेशा राजनीतिक मंचों पर कांग्रेस समर्थक के रूप में मौजूद रहे हैं। वहीं पर मतलब कल तक एक दूसरे के धुर विरोधी रहे पप्पू यादव, बीमा भारती, संतोष कुशवाहा इस विधानसभा चुनाव में एक साथ महागठबंधन के सूर साधते नजर आएंगे। अहम बात यह है कि बीमा भारती का रुपौली से और फिर संतोष कुशवाहा का दमदहा से राजद प्रत्याशी बनना। वहीं पर पूर्णिया न केवल सीमांचल का प्रमंडलीय मुख्यालय है, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक हार्टलैंड भी है माना जाता है। जाहिर है बीमा भारती, पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा मिलकर के जब एक
राजनीतिक सुर साधेंगे तो निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने जब आरजेडी का दामन थामने का फैसला किया तो फिर ये फैसला उनके समर्थकों के लिए भी अप्रत्याशित था। वजह यह रही कि कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। वो एक बार 22 विधानसभा से विधायक और फिर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू से 2 बार सांसद रह चुके हैं। बीते लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था पप्पू यादव के हाथों। दोस्तों, बिहार चुनाव की घोषणा के बाद से ही महागठबंधन और फिर एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के बैठकें जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी गठबंधन के लिए सीटों का अंतिम आवंटन तय नहीं हुआ है। इस बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे 13 अक्टूबर को जदयू के उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, जिसके अगले दिन औपचारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे लगातार अन्य दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने बताया है कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता भी बैठक कर रहे हैं। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और फिर तेज प्रताप गठबंधन करते हैं तो फिर तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती है। जब दोनों दल गठबंधन की कोशिश में जुटे हुए हैं। इससे पहले एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने के कई प्रयास किए थे। दोस्तों, बिहार एनडीए में सीटों पर बात लगभग बन गई है। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर लगभग बात बन गई है, जिनमें जेडीयू को 101 सीटें, बीजेपी को 100 सीटें, एलजेपी को 26 सीटें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें, आरएलएम के खाते में 6 सीटें गई है। आपको बता दूं कि पिछले लंबे समय से एनडीए में सीटों को लेकर के बातचीत चल रही है। कभी चिराग पासवान तो कभी मांझी नहीं मान रहे हैं। अब माना जा रहा है कि सभी दलों के बीच लगभग सहमति बन गई है। जल्द ही इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। यह संभावित फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अपने सहयोगी जेडीयू को 101 सीटें देगी। वहीं पर कुछ सीटों पर घटक दलों के साथ तालमेल पर भी बातचीत चल रही है। बिहार में हारी हुई 35 सीटों को हासिल करने पर भी बीजेपी पूरा जोर लगाएगी। बैठक में इसकी रणनीति पर भी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में सबसे पहले प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के बाद अब प्रशांत किशोर शनिवार को राघोपुर से जनसुराज पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत की है। जब वहां पर निकलने से पहले उन्होंने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राघोपुर से मेरे चुनाव लड़ने की चर्चा मात्र से तेजस्वी यादव दूसरी सीट की तलाश करने लगे हैं। हार का ऐसा भय, ऐसा डर है, अगर मैं स्वयं राघोपुर में उतर गया तो फिर तेजस्वी को वहां से भागना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने अपने राघोपुर दौरे पर कहा कि मैं राघोपुर जा रहा हूं, अभी सीट पर फैसला करना है। जब कल होने वाली केंद्रीय समिति की बैठक से पहले मैं वहां पर लोगों से मिलूंगा और उनकी राय जानूंगा। कल राघोपुर और फिर अन्य सीटों पर फैसला लिया जाएगा। राघोपुर की जनता जो भी फैसला करेगी वही होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राघोपुर एक विशेष क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। मैं वहां उस क्षेत्र के जनसुराज के साथियों से मिलने जा रहा हूं और उनसे पूछूंगा, अगर राघोपुर के लोगों को गरीबी और फिर पिछड़ेपन से मुक्त कराना है तो फिर किसे चुनाव लड़ना चाहिए, तेजस्वी को कौन चुनौती देगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। वहां से जो फीडबैक मैं लाऊंगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं पर तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं राघोपुर से चुनाव लड़ता हूं तो फिर तेजस्वी यादव को 2 सीटों से चुनाव लड़ना पड़ेगा, जहां उन्हें भी वही स्थिति का सामना करना पड़ेगा जो राहुल गांधी को अमेठी में करना पड़ा था। वहीं पर भोजपुरी गायक, अभिनेता और फिर भाजपा नेता पवन सिंह के बिहार विधानसभा चुनाव न लड़ने के स्पष्टीकरण पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि ये मेरा प्रभाव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4 लोग, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, जिनमें अशोक चौधरी भी शामिल है, जिन्होंने मुझे अदालत में चुनौती दी है और कहा कि वे अब जनता की अदालत में जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि वे घोषणा करें कि वे कहां से चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह मेरे दोस्त हैं, चाहे वे कहीं से भी हो। दोस्तों, तेजस्वी के घर में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है। जब बिहार में 26 सीटों पर एआईएमआईएम ने पहले लिस्ट जारी कर दी है। जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम ने अपनी पहली सूची यानी कि लिस्ट जारी कर दी है, जिसने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एआईएमआईएम ने घोषणा की है कि वे आगामी चुनाव में लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जो पिछली बार लड़ी गई सीटों से 5 गुना ज्यादा है। पार्टी का दावा है कि उसका उद्देश्य बिहार में एक मजबूत तीसरा राजनीतिक विकल्प तैयार करना है, जहां
अब तक राजनीति मुख्य रूप से भाजपा, एनडीए और फिर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। वहीं पर एआईएमआईएम द्वारा पहली सूची में लिस्ट में राज्य के कई महत्वपूर्ण जिलों की सीटें शामिल हैं, जिनमें वे अपने उम्मीदवार उतारेंगी। यह सूची में यानी कि लिस्ट में न केवल पार्टी के पारंपरिक गढ़ सीमांचल की सीटें हैं, बल्कि दरभंगा, गया और फिर मोतिहारी जैसे सेंट्रल बिहार के जिले भी शामिल है। सीटों के बारे में बात किया जाए तो किशनगंज के बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामान और किशनगंज, पूर्णिया के अमोर, बायसी और कस्बा, कटिहार के बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बराड़ी और कदुआ, अररिया के जोकीहाट और अररिया, वहीं पर गया के शेरघाटी और बेला, वहीं पर मोतिहारी के ढाका और नरकटियागंज, वहीं पर नवादा के नवादा शहर, वहीं पर जमुई के सिकंदरा, वहीं पर भागलपुर के भागलपुर और नाथनगर, वहीं पर सिवान के सिवान, दरभंगा के दरभंगा, जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण और फिर गौरा बौराम, वहीं पर समस्तीपुर के कल्याणपुर, सीतामढ़ी के बाजपट्टी, मधुबनी के बिस्फी, वैशाली के महुआ, गोपालगंज के गोपालगंज। वहीं पर इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम वो वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट का है, जो कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की परंपरागत सीट रही है। इस सीट पर एआईएमआईएम का उम्मीदवार उतारने का फैसला सीधे तौर पर लालू परिवार के प्रभुत्व को चुनौती देने जैसा है। एआईएमआईएम ने इस बार दरभंगा की 4 सीटें और भागलपुर, सिवान, मोतिहारी जैसी महत्वपूर्ण जिलों में दाव लगा करके साफ कर दिया है कि वे खुद को सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। वहीं पर एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने अपनी पार्टी की रणनीति पर बात करते हुए एनडीए और महागठबंधन दोनों को खुली चुनौती दी है। अख्तर उल ईमान ने कहा है कि हमारी योजना 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। एनडीए और महागठबंधन दोनों को हमारी मौजूदगी का एहसास होगा। 2020 में महागठबंधन ने हमें सेकुलर वोट बांटने का दोषी ठहराया था, अब ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके बाद एआईएमआईएम अब अपने क्षेत्रीय आधार पर विस्तार करेगी और फिर समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ तीसरी मोर्चा के गठन की संभावना तलाश रही है। वहीं पर विश्लेषकों के अनुसार एआईएमआईएम का ये विस्तार बिहार में मुस्लिम वोट बैंक के लिए बड़ा खतरा है। यह राज्य में यानी कि बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17% है। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने बसपा और फिर रालोसपा के साथ गठबंधन करके 5 सीटें जीती थी, जिससे सीधे तौर पर आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को नुकसान हुआ था। हालांकि 2022 में एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे और अब अख्तर उल ईमान ही पार्टी के एकमात्र विधायक बचे हुए हैं। दोस्तों 2020 के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों से सरकार बनाने से चूकने वाले तेजस्वी यादव इस बार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में भले ही राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी, लेकिन उसे हर तबके का साथ नहीं मिला था। खास करके बिहार की राजनीति में प्रभाव रखने वाली भूमिहार जाति का। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि राजद ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट पर भूमिहार उम्मीदवारों को उतारा था और वो भी चुनाव जीतने में सफल रहा था, लेकिन उसका प्रभाव दूसरी सीटों पर नहीं पड़ा। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के पारंपरिक वोटरों को भी नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने चुनाव के ऐलान के साथ ही अपनी पार्टी में स्वर्ण खासकर की भूमिहार नेताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राजद इस बार करीब 10 सीटों पर भूमिहार उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। राजद ने भूमिहार नेताओं और फिर वोटरों को खुद से जोड़ने की शुरुआत परबत्ता से जदयू के टिकट पर पिछली बार जीतने वाले डॉक्टर संजीव कुमार से शुरू की है, जो कि अब पूर्व बाहुबली सांसद सूरजभान सिंह के परिवार को राजद में शामिल कराने तक पहुंचा है। हालांकि सूरजभान सिंह ने फिलहाल राजद का दामन नहीं थामा है, लेकिन उनकी पत्नी के राजद चुनाव लड़ने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक राजद इस बार के चुनाव में मोकामा, परबत्ता, मटिहानी, चनपटिया, घोसी, आस्थवा, लखीसराय, लालगंज, बिहपुर, गोविंदपुर, केसरिया जैसी सीटों पर भूमिहार जाति से आने वाले उम्मीदवारों को उतार सकती है। दोस्तों कहा जाता है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। आरजेडी जहां पर 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है, तो कांग्रेस को मात्र 55 सीटें देने की संभावना है। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक बीती रात तक चली लंबी बैठक में गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों की संख्या पर सहमति बन गई है। हालांकि कुछ सीटों पर दावेदारी को लेकर के अब भी हल्का विवाद बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का मूल फॉर्मूला तय हो चुका है। देर रात चली बैठक के बाद सुबह हुई बातचीत के बाद सीट शेयरिंग का मामला सुलझा। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर के लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच देर रात फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद कई अटकी हुई सीटों पर सहमति बन गई है। महागठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि अब केवल कुछ तकनीकी मुद्दे बचे हैं और सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है।
दोस्तों शनिवार की सुबह पटना के छात्र इलाके में उस समय हलचल मच गई जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अचानक मोइनुल हक स्टेडियम के पास साइंस सेंटर के ठीक आगे पहुंचे। वहां पर रोजाना सैकड़ों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आते हैं। तेजस्वी यादव ने बिना किसी औपचारिक कार्यक्रम के छात्रों से संवाद शुरू किया और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव के सामने अपनी परेशानियां खुल करके रखी। जब छात्रों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से बिहार में पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई है, जिससे मेहनत करने वाले उम्मीदवारों का मनोबल टूट रहा है। वहीं पर कई अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार की बहाली प्रक्रिया बेहद धीमी है। जब परीक्षा होती है लेकिन रिजल्ट आने और फिर नियुक्ति होने में वर्षों लग जाते हैं। जब कुछ छात्रों ने पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए हैं और बताया है कि भर्ती परीक्षा में निष्पक्षता की गारंटी अब लोगों के भरोसे से बाहर होते जा रही है। वहीं पर अभ्यर्थियों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्रों की ये सारी समस्याएं वर्तमान व्यवस्था की नाकामी को दिखाती है। उन्होंने कहा है कि आज बिहार का युवा सबसे ज्यादा परेशान है। ना तो परीक्षा समय पर होती है और न रिजल्ट। कई बार पेपर लीक होकर की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। ये व्यवस्था बदल नहीं होगी। तेजस्वी यादव ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो फिर सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था और फिर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक निश्चित कैलेंडर बनाया जाएगा ताकि छात्रों को पता हो कि कौन सी परीक्षा कब होगी और फिर रिजल्ट कब आएगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों चुनाव के चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, लेकिन मुजफ्फरपुर के छोटे कल्याणी मोहल्ले के रहने वाले रंजीत रजक अपने जबरदस्त जुनून और अनोखे अंदाज की वजह से पूरे बिहार में चर्चा में है। पेशे से ड्राई क्लीनर रंजीत ने अपने शरीर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के कई टैटू बनवाए हैं। रंजीत मानते हैं कि लालू उनके भगवान हैं, राबड़ी देवी उनके लिए राजमाता है और तेजस्वी तेज प्रताप उनकी नज़र में राम लक्ष्मण की जोड़ी है। रंजीत की भक्ति केवल टैटू तक सीमित नहीं है, वे पहले सार्वजनिक रूप से लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने की इच्छा जता चुके हैं। इसके अलावा वे आरजेडी के हर मंच से लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि लालू यादव गरीबों के मसीहा है और उनके विचारों को अपनाना हर बिहारवासी की जिम्मेदारी है। वहाँ पर चुनाव के नजदीक आते ही रंजीत का ये जुनून और भी ज्यादा सुर्खियों में आने लगा। वे हर राजद कार्यक्रम में हरे झंडे, नारे और टैटू से सजे शरीर के साथ नजर आते हैं। जब पटना हो या फिर जिला स्तर का कार्यक्रम, रंजीत हर बार अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं और भीड़ में आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। रंजीत बताते हैं कि जब तक सांस चलेगी मैं लालू यादव की विचारधारा के साथ रहूंगा। उनका संघर्ष गरीब और फिर कमजोर वर्ग के लिए है और मैं भी इस विचारधारा को अपने तरीके से आगे बढ़ाना चाहता हूं। जहां उनकी ये दीवानगी अब मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरे आरजेडी समर्थक वर्ग में चर्चित हो चुकी है। दोस्तों एक तरफ जहां पर कहा जाता है कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है, कई मीडिया में भी ये खबरें चल रही है, लेकिन अब दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर अभी बात नहीं बनी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने हाल में एक पोस्ट किया है जिस पर खलबली मच गई है। जो आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए में सीट बंटवारे पर अभी भी पेच फंसी हुई नजर आ रही है। वहीं पर अब आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के सुबह किए गए पोस्ट से भी ऐसे ही संकेत मिले हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मीडिया की खबरों को खारिज करते हुए लिखा कि वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है और इंतजार कीजिए, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता, अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है, आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। जब वहीं पर आपको बता दो कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। जब पहले चरण में बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन जिलों में गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर शामिल है। इस बार बिहार में 2 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 6 नवंबर को और फिर दूसरा 11 नवंबर को। वहीं 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सी वोटर का सर्वे सामने आने के साथ ही राजनीतिक समीकरणों में नया मोड़ आ गया है। इस सर्वे में जनता से पूछा गया है कि किस गठबंधन को बढ़त मिल रही है, मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सबसे लोकप्रिय है और क्या राहुल गांधी की यात्रा का असर दिखाई दे रहा है। तो सी वोटर के सर्वे के अनुसार एनडीए यानी कि भाजपा प्लस जदयू को 40.2% समर्थन मिल रहा है, जबकि महागठबंधन आरजेडी प्लस कांग्रेस को 38.3%
2% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 13.3% लोगों का समर्थन मिला है, जबकि 8.2% लोग किसी स्पष्ट राय में नहीं है। वहीं पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सिर्फ 2% का अंतर दिख रहा है। ऐसे में जनसुराज पार्टी का 13% वोट बड़ा फैक्टर बन सकता है। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी कुछ सीटें जीतने में सफल होती है तो फिर वे चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। वहीं पर सर्वे के मुताबिक बिहार के 51% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से महागठबंधन को फायदा होगा। वहीं पर 32.8% का कहना है कि इस यात्रा से कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बचे हुए 16.2% ने स्पष्ट राय नहीं दी है। यह आंकड़ा दिखाता है कि राहुल गांधी की यात्रा ने तेजस्वी यादव के पक्ष में माहौल बनाने में मदद की है, इससे महागठबंधन के समर्थकों में उत्साह भरा है। वहीं पर सी वोटर के सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव अब भी जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। अक्टूबर 2025 के आंकड़ों में उन्हें 36.2% समर्थन मिला है। जून में उनका समर्थन 34.9% और फरवरी में 40.6% था। वहीं पर जेडीयू नेता नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घट रही है। इस बार उन्हें 15.9% समर्थन मिला है। वहीं प्रशांत किशोर तेजी से उभर रहा है और अब 23.2% लोगों की पसंद बन गए हैं। चिराग पासवान को 8.8% और भाजपा के सम्राट चौधरी को 7.8% समर्थन मिला है। दोस्तों, बिहार में अब मौसम ने अपना नया रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर बारिश का दौर पूरी तरीके से थम चुका है और सुबह और फिर शाम की हवाओं में ठंड की हल्की सी ठंड घुलने लगी है। गांव की गलियारों में ओस की चमक और फिर खेतों पर हल्का कोहरा सर्दी की दस्तक का संदेश दे रहा है। यह दिन के समय धूप खिलती है जो कि मौसम में सुहाना बनाए रखती है। वहीं पर लेकिन जैसे ही शाम होती है तो ठंडी हवाएं चलने लगती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि बिहार की दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। अगले 3-4 दिनों में यानी कि 14-15 अक्टूबर तक पूरे बिहार में मानसून पूरी तरीके से चला जाएगा। इसका मतलब है कि अब बारिश की संभावना खत्म हो चुकी है और 17 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पर पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया जैसे शहरों में सुबह और फिर शाम को हल्की ठंड महसूस हो रही है। ग्रामीण इलाकों में सुबह कोहरा छाने लगा है। ये नदियों और फिर खेतों के आसपास ज़्यादा दिखता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क हवाओं ने मानसून को पूरी तरीके से दबा दिया है। अक्टूबर के चौथे हफ्ते से ये हवाएं और तेज होगी जिससे रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। अभी हवा में नमी 70 से 80% के बीच है, लेकिन बारिश ना होने से ये धीरे धीरे कम होगी और ठंड का असर बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार सर्दी सामान्य से थोड़ी ज़्यादा तीखी हो सकती है, तो फिर उस हिसाब से तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। जहाँ पटना में आज तापमान 21 डिग्री से शुरू होकर के दिन में 31 डिग्री तक चला जाएगा और औसतन 29 डिग्री के आसपास रहेगा। दरभंगा से बड़ी खबर सामने आई है। दरभंगा के विधायक मिश्री लाल यादव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, जहां उन्होंने कहा कि पिछड़ों का बीजेपी में सम्मान नहीं किया गया है। यह दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव ने बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान करके बड़ी राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में पिछड़ों का सम्मान नहीं किया जाता है और शीर्ष नेतृत्व ने उनके अभिमान की अनदेखी की है। जहां उनके इस कदम से एनडीए को क्षेत्र में बड़ा झटका लगा है। मिश्री लाल यादव ने कहा कि अलीपुर में पिछले 30 वर्षों से एनडीए का विधायक नहीं रहा है, लेकिन 2020 में मैंने परचम फहराया है। इसके बावजूद भी बीजेपी ने मेरा अपमान किया है। अब मेरे लिए पार्टी में रहना सही नहीं लग रहा है। मुझे बीजेपी में टॉर्चर किया गया और मेरा स्वाभिमान सुरक्षित नहीं रखा गया। मिश्री लाल यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे रहे हैं और अब किसी भी राजनीतिक दल में जाने के लिए खुला है। वहीं पर हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिलहाल वे किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं और किस पार्टी का दामन थामेंगे इसका खुलासा अभी नहीं किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं सेकुलरिज्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए संभावना है कि मैं किसी सेकुलर पार्टी से जुड़ सकता हूँ, लेकिन अभी इसका निर्णय नहीं किया है। दोस्तों, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ इन दिनों चर्चा में है। सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का विवाद अब घरेलू नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर हर कोई इस मुद्दे को लेकर के अपनी राय रख रहा है। कुछ लोग पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं तो फिर कुछ ज्योति सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब बिहार चुनाव के समय ही क्यों। और इसी बीच पवन सिंह की पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा और सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया और सभी महिलाओं को करवा चौथ की शुभकामनाएं दी, वहीं खुद को अभागन बताया। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योति सिंह द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वे लाल साड़ी पहने करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए चांद की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस वीडियो के साथ ज्योति सिंह ने कैप्शन में लिखा कि पत्नी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी, पर भगवान से बस यही दुआ है मेरी जैसी अभागन कोई और ना बने। सभी माताओं एवं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत में बड़ा अपडेट रोरा अटक गया है, क्योंकि प्रमुख सहयोगियों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों के बातचीत को लेकर के ये खबरें सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक राजद नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के बीच देर रात हुई बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकला है। मुकेश सहनी कथित तौर पर 20 सीटों से कम नहीं मांग कर रहे हैं, जबकि राजद, कांग्रेस और वाम दल 12 से 15 सीटों से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर के राजद और फिर कांग्रेस के बीच भी तनाव की स्थिति बन गई है। कांग्रेस ने राजद से जल्द समझौता को अंतिम रूप देने को कहा है और चेतावनी दी है कि अगर कोई भी समझौता नहीं हुआ तो फिर वह 13 अक्टूबर को अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर देगी। जब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी अपने उम्मीदवारों की सूची यानी कि लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए एक ऑनलाइन बैठक करेगी। पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति 11 अक्टूबर को सूची को मंजूरी दे सकती है। जब कांग्रेस नेताओं ने संभावित सीट बंटवारे पर सहमति के लिए 12 अक्टूबर को अंतिम तिथि तय की है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। महागठबंधन और फिर एनडीए ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बिहार में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। दरअसल बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने दावा किया है कि अगले 2 दिनों में राजद के 6 से ज़्यादा विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। राजद के 2 विधायक भरत बिंद और फिर संगीता कुमारी ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। भरत बिंद बबुआ से और फिर संगीता बिंद मोहनिया से निर्वाचित हुए थे। दोनों कैमूर जिले से हैं। दोनों विधायकों ने फरवरी 2024 में होने वाले शक्ति परीक्षण के दौरान नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का समर्थन किया था। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि इन दोनों के अलावा राजद के और कौन से विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सत्तारूढ़ एनडीए विधानसभा चुनाव के लिए अपने सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे की घोषणा कर सकता है। संजय जायसवाल ने कहा है कि सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा जल्द जारी की जाएगी। दोस्तों, कांग्रेस में 5 विधायकों की सीट फंस गई है। यह दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सीटों पर अंतिम दौर की बातचीत के बीच कांग्रेस के 5 विधायकों की सीट फंस गई है। इनमें कुछ पर आरजेडी जैसे सहयोगी दल दावा कर रहे हैं, वहीं पर कुछ विधायकों को खराब फीडबैक के चलते हरी झंडी नहीं मिल पाई है। 2 दिन पहले कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में सर्वे रिपोर्ट और फिर फीडबैक के आधार पर अभी इनके नाम को मंजूरी नहीं दी गई है। वहीं पर अब एक बार फिर से होने जा रही सीसी की बैठक में उनके नामों पर विचार किया जाएगा। वहीं पर कांग्रेस स्क्रीनिंग की ऑनलाइन बैठक में इन पर भी चर्चा की गई है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 19 विधायक जीते थे। इनमें से एक मुरारी गौतम पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं पर विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ भाजपा खेमे में आ चुके हैं। बचे हुए 17 सीटों में से 5 से 6 सिटिंग सीट को अभी हरी झंडी नहीं मिली है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और फिर विधान परिषद दल के नेता शकील अहमद खान की सीटों को हरी झंडी दी गई है। अन्य जिन विधायकों की टिकट को मंजूरी मिली है उनमें सीमांचल की सीटें हैं। वहीं पर जिन विधायकों की सीट अटकी हुई है उनमें सबसे पहला नाम महाराजगंज विधायक विजय शंकर दुबे का है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के सीटों के बंटवारे को लेकर के बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है। सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को 50 से ज़्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस कुछ अहम सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। इस बीच पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को सक्रिय किया है, जो इस मामले को सुलझाने के लिए लालू प्रसाद यादव के संपर्क में है। सूत्रों के अनुसार अखिलेश सिंह ने बीती शाम लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी और फिर वे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उनसे मिलेंगे। माना जा रहा है कि अखिलेश सिंह महागठबंधन के लिए सीटों के फॉर्मूले का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। सूत्रों के अनुसार राजद नेता तेजस्वी यादव देर शाम दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली गए हैं, जहां उनकी राहुल गांधी से मुलाकात होनी है। इस बैठक में महागठबंधन की आगामी चुनावी रणनीति और फिर सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक और बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह अपने परिवार के साथ
आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ पत्नी और पूर्व सांसद वीणा देवी तथा भाई और फिर पूर्व सांसद चंदन सिंह भी राजद की सदस्यता ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव खुद सूरजभान परिवार को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। सूरजभान सिंह के राजद में आने से मोकामा सीट पर नई सियासी हलचल शुरू हो गई है। यह सीट लंबे समय से बाहुबली अनंत सिंह के प्रभाव में रही है। चर्चा है कि सूरजभान सिंह का परिवार आने वाले विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट से अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में उतर सकता है। सूरजभान सिंह जेल में रहते हुए मोकामा से चुनाव जीते थे। दोस्तों, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। पवन सिंह ने अपने भोजपुरी समाज को यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और न ही उनका इरादा चुनाव लड़ने का है। उन्होंने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताया है। पवन सिंह ने एक्स पोस्ट में कहा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और न ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। वहीं पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के चल रही सभी अटकलों पर अब खुद ही विराम लगा दिया है। जब बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों के बाद ऐसी खबरें गर्म थी कि पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इधर पवन सिंह का अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। उनका ये निजी और फिर कानूनी टकराव पिछले काफ़ी समय से सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये मामला इसलिए अधिक चर्चा में है क्योंकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब वे बच्चे के लिए तरस रहे थे तो फिर तब पवन सिंह उन्हें गर्भपात की दवा खिलाया करते थे। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने डेंटल हाइजीनिस्ट के 702 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। ये भर्ती इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं और संबंधित डिप्लोमा धारकों के लिए सुनहरा मौका है। आपको बता दें कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 10 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं।